हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हमारा जो पार्ट 2 था सीडीपी का, उसको हम देखने वाले हैं। इसके जो 15 क्वेश्चन हैं उनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और यहाँ पे जो है हम 15 क्वेश्चन इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने वाले हैं। तो जिसको इंग्लिश में समझ आता है वो इंग्लिश से समझ सकता है, और जिसको हिंदी से समझ आता है वो इसे समझ सकता है। और उसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपको हिंदी के टर्म्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो बच्चों को समझ नहीं आ पाते हैं। तो उस टाइम पे आप एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन को ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर जो लास्ट इंग्लिश का ही क्वेश्चन मतलब माना जाता है बोर्ड की तरफ से कि वो ही आपका सही होगा। अगर हिंदी के क्वेश्चन में गलती भी होती है तो हिंदी के क्वेश्चन को नहीं माना जाएगा, यानी कि फाइनल जो आपका माना जाएगा वो किस में माना जाएगा, आपका इंग्लिश में। ओके, सीडीपी आपकी कितने नंबर की आती है? 15 नंबर की आती है। और फिर उसके बाद इसके साथ जो पेडागोजी चलती है वो आपकी 75 नंबर की आती है यहाँ पर। यानी कि आपका सीडीपी से जो कवर होने वाला है वो आपका 75 + 15 लगभग 90 नंबर। अगर आपने सीडीपी को अच्छे से कवर कर लिया तो आपका पेपर वहाँ पे कभी भी नहीं रुकेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सेकेंड पार्ट रहेगा इसका। और ये जो आपका पेपर है ये आपका है 24 दिसंबर, जो अभी आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे, ऑफिशियल पेपर है ये आपका, और 2021 वाला। ओके, देखेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, द करेक्ट वे टू रिफर टू अ पर्सन हु हैज़ लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज। यानी कि आपका जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016 है उसके अनुसार उसमें बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है उसको, तो आप उसको किस टर्म से बुलाएंगे। आपको उसको डायरेक्टली ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं ताकि उसका सेल्फ स्टीम हर्ट हो वहाँ पे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कौन सा वो वर्ड है जो कि आपको वहाँ पे यूज करना चाहिए। तो यानी कि मेंटली रिटार्डेड यूज़ नहीं करेंगे हम। पर्सन विद इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप निगेटिव वर्ड है, हैंडीकैप आप यूज वहाँ पे नहीं करोगे। मेंटली हैंडीकैप ये भी यूज़ नहीं करोगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका आप मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे वहाँ पे, है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे फोर्स सही हो जाएगा। हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले, आपने देखा यहाँ पे टर्म्स कितने टफ हैं, यानी कि वहाँ पे हमें आराम से समझ में आ गया। लेकिन इसलिए यदि आपकी फाइनल लैंग्वेज है उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, इंग्लिश में इसको एक बार जरूर देख लेना। आपका आंसर 100% आप लगा दोगे दोनों को देखकर। संबोधित करने का उचित तरीका क्या है, तो इसका जो ऑप्शन था आपका वो कौन सा था, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन, यानी कि जो आपकी समावेशी शिक्षा है, समावेश है, उसका कौन सा एक ऐसा है यहाँ पे जो कि उसका ऑप्शन नहीं है, डज नॉट। ओके, इसको बहुत ध्यान से रखना क्योंकि इसकी वजह से आपका जो ऑप्शन होता है वो निगेटिव हो जाता है। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पे अपना वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। आप क्या करोगे, वेलकम करोगे बच्चों का और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करोगे, यानी कि जो विविधता है, यानी कि हर बच्चे की अपनी संस्कृति, अपना समाज, उनके अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, उनके समझने के तरीके हैं, सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो आप उसका स्वागत बिल्कुल करोगे। इनेबलिंग चिल्ड्रंस सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न, बिल्कुल जब आप बच्चे को अंदर से मोटिवेट करोगे, उसका सेल्फ स्टीम उसे यानी कि कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो वो बच्चा बहुत ही अच्छे से वहाँ पे सीखेगा। रिमूविंग फिजिकल सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो बच्चों के बीच में मतलब फिजिकल, यानी कि सब बच्चों को आप क्या करोगे, एक नज़र से देखोगे इस एस्पेक्ट में कि अगर किसी बच्चे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या सोशली वो ऐसे एक क्षेत्र से आता है, तो आप उनमें एक टीचर के नाते आप कभी भी उनमें डिफरेंस नहीं करोगे। आपको सभी बच्चों को उतनी ही क्षमता से, उतनी ही लगन से पढ़ाना है ताकि सभी बच्चे सीख सकें वहाँ पे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो कि आपका हैविंग सेपरेट एक निगेटिव वर्ड है, और इसको हमें नहीं, बच्चों को कभी भी सेपरेट नहीं करना होता है। उनको ग्रुप्स में सिखाना है, उनको लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना
है, उनको समाज में सिखाना है, तो उन्हें सेपरेट कभी भी नहीं करना होता। ये आपका निगेटिव वर्ड है, इसमें देख लेंगे हम कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। तो श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का, यानी कि सेपरेट अलग नहीं करना। बाद बाकी आपके ये तीनों इसमें सही थे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। appears to be lost in his world as he avoids eye contact with others and plays alone with a feather throughout the day. राजन्स बिहेवियर इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। यानी कि राजन एक बच्चा है, वो क्या करता है, बहुत बाकी बच्चों के साथ खेलना अवॉइड करता है, वो अकेले ही अपना, और किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता है, वो अकेले ही अपना खेलता रहता है। तो इस तरीके से जो राजन का बिहेवियर है वो क्या इंडिकेट कर रहा, हमें क्या बता रहा है कि बच्चा आपका जो है वो किस तरीके का है। तो इसमें क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसा कुछ उसे नहीं है। डिसकैलकुलिया आपका होता है मैथ में प्रॉब्लम। डिस्फोरिया भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो आपका कौन सा होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा स्वयं में लीन रहता है। ओके, तो इस तरीके का जो बच्चा होता है वो दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता और वो अपने आप में ही वहाँ पे, यानी कि स्वलीन क्रम विकार, यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 19 है आपका, डिफिकल्ट इन मेकिंग ओमिशंस रिवर्सल्स इन सब्सटीट्यूशन वाइल रीडिंग टेक्स्ट इन एन इंडिकेशन ऑफ। यानी कि अगर कोई बच्चा है और वो पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, मेकिंग ओमिशंस, यानी कि उसको रिवर्स, यानी कि कोई चीज़ रिवर्स करने में दिक्कत आती है, सब्सटीट्यूट करने में उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उलट कर लिखने में उनको या बदल कर लिखने में बच्चे को क्या होता है, कठिनाई प्रतीत होती है। तो ऐसे बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है, यानी कि उसको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहाँ पर उसे ये दिक्कत हो रही है। तो देखेंगे हम इसमें, डायसोनिया नहीं है, उसको सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, जब आपको पढ़ने में दिक्कत आती है सीधा सीधा आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया वहाँ पे होता है। डिस्कैलकुलिया आपका रिलेटेड होता है गणन क्षमता से, तो ये यहाँ पे आपका नहीं होगा। चलेंगे यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो उसको कौन सा है, वाचन वैफल्य, यानी कि उसको बोलने में और पढ़ने में चीज़ों में दिक्कत आती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नोवल एंड अनयूजुअल वेज एंड कमिंग अप विद यूनिक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यानी आपके पास कोई समस्या है तो आप क्या करते हो, आप उसके समथिंग नोवल, यानी कि आप कुछ नया सोचते हो, कुछ यूनिक सोचते हो, है ना। अनयूजुअल वेज, यानी कि जो अभी तक यूज़ नहीं किए हैं किसी ने, आप डिफरेंट वेज में सोचते हो। कमिंग अप विद यूनिक सॉल्यूशंस, और आपके उसके जो सॉल्यूशंस निकालते हो वो भी आपके क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ये जितनी भी आपकी विशेषताएं हैं ये किसकी हैं, आपकी ये हैं आपकी क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। ओके, देखेंगे हम यहाँ पे अपना जो हमारा ऑप्शन आपका फोर्थ इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या होती है, क्रिएटिविटी होगी यहाँ पर। हिंदी में भी देख लेंगे हम इसे, किसी चीज़ के विषय में नूतन, नूतन मतलब होता है नया। ओके, और उसके बाद है आपका यहाँ पे असाधारण रूप से सोचना, समस्या के निदान के लिए यूनिक यानी कि अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आपकी क्या कहलाती है, सृजनात्मकता यहाँ पे कहलाती है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अ टीचर यूजेज अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टेट डिस्कशन विद हर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स लिंक दीज डिटेल्स विद प्रीवियस नॉलेज एंड लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, द अप्रोच इज बेस्ड ऑन। यानी कि टीचर क्या करती है, टीचर पहले फ्रूट्स के बारे में पूछती है बच्चों से, वेजिटेबल्स के बारे में पूछती है, डिस्कशन करती है, फिर वो पढ़ाना क्या चाहती है, एट द एंड न्यूट्रिशन बताना चाहती है कि बच्चों के लिए पोषण क्या होता है। तो इस तरीके की जो आपकी अप्रोच होती है ये आपकी प्रीवियस नॉलेज पे, यानी कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उस पर न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। तो ये आपका सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो आपकी एक नींव है उस पर बिल्डिंग बनाना है दूसरे और आपको उससे बेहतर, मतलब उससे ज़्यादा नॉलेज देने के लिए तो हम प्रीवियस नॉलेज से उस चीज़ को जोड़ देते हैं, तो बच्चे बेहतर सीखते हैं। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया है आपको, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ओके, यानी कि ज्ञान के निर्माण पर एक शिक्षक कुछ सामग्रियों, फलों, तस्वीरों का प्रयोग करते हुए चर्चा करती है, तो वहाँ पे संप्रत्यय जो है वो कौन सा हो गया आपका, ज्ञान के निर्माण पर। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, श्रीजा स्ट्रांगली बिलीव्स दैट शी विल फेल इन द अपकमिंग मैथ टेस्ट। यानी कि एक लड़की है श्रीजा, वो क्या करती है,
वो मतलब एकदम बिलीव कर लेती है इस चीज़ पे कि वो आने वाले मैथ के एग्जाम में फेल हो जाएगी, जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम एंड ही हैज़ स्टॉप एक्सर्टिंग एफर्ट इन द सब्जेक्ट। और इस वजह से वो क्या करती है, वो अपने एफर्ट्स ही नहीं देती है सब्जेक्ट को पढ़ने में। ऑल्सो हर टीचर होल्ड्स लो एक्सपेक्टेशन ऑफ हर, और उसकी टीचर को भी उससे कोई खास एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। तो सृजा सीम्स टू वी, तो यहाँ पर आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं, मतलब क्या आपको लग रहा है यहाँ पे किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो लेजी एंड समवन हु मेक्स एक्सक्यूजेज एक्सपीरियंसिंग लर्नड हेल्पनेस, यानी कि वो जो सृजा जो लड़की, देखो बच्चे को आपको कभी भी लेजी या गलत कुछ नहीं बताना है, इसलिए वो लेजी नहीं है वहाँ पे। अ रेशनल डिसीजन मेकर, वो कोई रेशनल डिसीजन नहीं बना रही है वहाँ पे। कि प्रोन टू स्केपलिज्म, वो स्किप भी नहीं कर रही है, यानी कि वो क्या है, एक्सपीरियंसिंग लर्नड हेल्पनेस, उसे क्या लग रहा है कि वो सीख नहीं पाएगी, यानी कि वो वहाँ पे अपने आप को कैसा महसूस कर रही है, असहाय महसूस वहाँ पे कर रही है, यानी कि अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है, वह आलसी और बहाने बनाती रहती है, बच्चे को कभी गलत नहीं बताया है। वह पलायन प्रगतिवादी है, ऐसा भी नहीं है। एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है, तो वो विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी अगर होती तो वो इस तरीके की बात अपने आप से नहीं कहती। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 है आपका। इन अवीर्स क्लास चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट इन अ वाइड रेंज ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटीज अलॉन्ग विद टीचर एंड पीयर्स टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। दिस टाइप ऑफ क्लासरूम विल बी कॉल्ड, यानी कि इस टाइप का जो आपका क्लासरूम है जहाँ बच्चे सोशल यानी कि ग्रुप में सीखे, पीयर्स में सीखे, मैम के साथ सीखे, तो इस तरीके का आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि सामाजिक आपकी क्लासरूम है ये। इंडिविजुअल अकेले नहीं है, ट्रेडिशनल पारंपरिक नहीं है, मल्टीलिंगुअल की यहाँ पे बात नहीं की गई है। ओके, मल्टीलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअल होता है जब बच्चे बहुत सारी भाषाओं को एक साथ बोलते हैं एक क्लास में, तो वो कैसी होती है, मल्टीलिंगुअल क्लास हो जाती है। ओके, लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि वो पीयर, यानी कि जहाँ पे पीयर होगा है ना, इस तरीके से ग्रुप्स होंगे, तो वो आपका हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक और संरचनावादी क्लास वहाँ पे हो जाएगी, परंपरागत नहीं होगी, वैयक्तिक नहीं होगी, वो भाषी यहाँ पर नहीं होगी। देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका 24 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। यहाँ पर यानी कि कौन सी ऐसी हैं जो कि किसने NEP 2020 में प्रपोज करी गई, यानी कि बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बिल्कुल बताया गया है वहाँ पे, बच्चा इंक्वायरी करेगा सीखेगा। स्टोरी टेलिंग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट एक मतलब आपकी जो है स्किल है यहाँ पे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस को कोई भी प्रमोट नहीं करता, चाहे वो फिर आपका NEP हो या आपका फिर वो NCF हो, कोई भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। तो जहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देख लो जहाँ पर भी तीसरा नहीं है वो आपका सही होगा। इसमें तीसरा है तो ये गलत है, इसमें नहीं है तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी है, नीचे भी है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, आपका सेकेंड इस पे सही हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप कंफर्म हो जाओ कि एक चीज़ इसमें कोई गलत है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे अपनी अप्रोच लगा सकते हो। मान लो मुझे लगा यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, 100% नहीं होगा, मैंने क्या किया, मैंने आगे के नहीं देखा इसको, मुझे नहीं पता क्या था ये, लेकिन हमने क्या करा, हमने 3 को निकाल दिया यहाँ से, तो हमारा जो ऑप्शन बच गया वो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व वहाँ पे कर पाओगे। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हमारा इसमें सही था। ओके, देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 है, referring to similar problems to arrive at the solution for given problems is referred as। यानी कि आपके पास कोई सिमिलर प्रॉब्लम आई, यानी कि जैसे पहले भी आपके पास वो प्रॉब्लम आई थी, तो आपने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया था। ओके, तो उसी तरीके से आप क्या करते हो, दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के तरीके वहाँ पे आप ढूंढते हो। तो क्या कहलाता है, अगर आपने उसी तरीके से उसको सॉल्व किया तो ये आपका कहलाता क्या है, ये पूछा है हमसे। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस यहाँ पे कहीं भी गहन चिंतन नहीं लगा है। निमोनिक्स इसको नहीं कहते हैं, यहाँ पे मीन्स एंड एनालिसिस भी नहीं है आपका, ये क्या है, एनालॉगी, यानी कि सादृश्यता, सादृश्यता या अनुरूपता, यानी कि अनुरूप उसके रूप, यानी कि उसी की तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एनालॉगी वहाँ पे
हो जाएगी। ओके, हाइपोथेसिस क्या होता है, आप मतलब अमूर्त चिंतन करते हो, उसमें अपनी हाइपोथेसिस लगाते हो, वो आपकी अलग होती है। निमोनिक्स क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, है ना, इस तरीके से। जैसे हम पहले जो हम ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ते थे, उसमें हम क्या करते थे, लाल बटे का इस तरीके से याद करते थे इन चीज़ों को, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म निमोनिक्स हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है, आपका अनुरूपता। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। कॉन्सेप्ट्स मैप हेल्प इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बाय, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स मैप होते हैं वो किस में आपकी सहायता करते हैं, यानी कि किस तरीके से वो आपकी सहायता वहाँ पे करते हैं, तो वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल वहाँ पे होंगे। देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को। सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं तो वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं चीज़ों को। रिमूविंग सब कॉन्सेप्ट, नहीं सब कॉन्सेप्ट लगा लगा के ही तो हम, ये मान लो हमारा एक कोई कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें सब कॉन्सेप्ट लगाए, फिर उसमें भी और भी कॉन्सेप्ट लगाए, तभी तो हमारा जो आपका माइंड मैप है या जो कॉन्सेप्ट मैप है वो बनेगा। तो सेकेंड गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। वाई डिसकनेक्टिंग डिसकनेक्ट नहीं भाई, कनेक्ट कर करके हम चीज़ों को वहाँ पे लिखते हैं, तो ये आपका इसलिए गलत हो जाएगा। पुटिंग ओवर एम्फेसाइज और रिकॉल, यानी कि रिकॉल तो आपको करना ही नहीं है, कभी भी नहीं करना है, और ना ही बच्चे से करवाना है रिकॉल, यानी कि याद करते जाओ और उस पर बहुत याद करने पे बहुत ज़्यादा जोर देना। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपका एक ही ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित यहाँ पे करना। ओके, देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका कौन सा, 27। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इंडिकेटिव। आपको ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, यानी कि एरर्स आपके लिए क्या होनी चाहिए, तो एरर्स आपके लिए होनी चाहिए एक, आपके लिए एक हेल्पफुल होती हैं एरर्स। एरर्स से आपको एक खिड़की की तरह होती है, एक विंडो की तरह होती है, जो कि आपके बच्चे के अंदर झांकने का मौका देती है। आपको पता चलता है कि बच्चे को किस चीज़ में, किस कॉन्सेप्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप उसकी उस प्रॉब्लम को पहचान के और वहाँ पे उसके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को। द नीड फॉर मोर ड्रिल प्रैक्टिस नहीं करानी है भाई। परमानेंट कॉग्निटिव इनेबिलिटीज टू लर्न, कि क्या मतलब है कि अगर बच्चा गलती करता है तो वो परमानेंट, यानी कि उसके अंदर संज्ञान ज्ञान नहीं है और वो कभी सीख नहीं सकता है, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, थर्ड देखेंगे हम, क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर टू एडल्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मान लो आपके दिमाग के लिए कोई कॉन्सेप्ट है, आप किसी और तरीके से सोचते हो और बच्चा उसी चीज़ को किसी और तरीके से सोचता है, तो उसमें क्या है, क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपके एडल्ट्स और बच्चों की थिंकिंग में। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हो सकता है आपको वो गलत लग रहा है क्योंकि आप उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा मतलब जानते हो, आप उसको अलग तरीके से देखते हो, लेकिन बच्चे के लिए क्या हो सकता है, वो वहाँ पे सही होगा। ओके, और उसके बाद जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। गलतियाँ ये कभी नहीं कहती कि बच्चे को मतलब अपनी हेरिडिटी से ही वो मिल गया है कि वो गलती करेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता यहाँ पे होती है। अब ये देखो, आपका ये ऑप्शन भी इतना रिलेट नहीं कर रहा है इससे, क्योंकि त्रुटियों के लिए और भी आंसर्स हो सकते थे, बट आपके ये तीनों आंसर्स गलत हैं, इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ा, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना पड़ा। ओके, इसके बाद आपके पास ऑप्शन और भी आ सकते थे, जैसे कि गलतियां आपकी क्या होती हैं, गलतियां बच्चे की मतलब लर्निंग में सहायक होती हैं, ये ऑप्शन आपका हो सकता था, या फिर गलतियां जो हैं आपकी एक विंडो की तरह काम करती हैं बच्चों की लर्निंग में, ये सारे ऑप्शंस हो सकते थे। तो कभी कभी इस तरीके की मतलब आपको लगेगा कि सारे ही सही हैं, या फिर कभी आपको लगेगा कि इसमें सारे ही गलत है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक लगा के वहाँ पे अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। ओके, it is very important for a teacher to have the ability to put herself in students place and feel what they feel. This ability is called, यानी कि आपके अंदर एज अ टीचर ये होनी चाहिए क्वालिटी कि आप बच्चों की जगह खुद को रख के फील कर सको कि वहाँ पे मतलब वो क्या फील करते हैं या उनको किस तरीके से किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस जो टर्म्स होता है, ये जो आपकी एक तरीका होता है, इसको हम एम्पैथी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पैथी, यानी कि तदानुभूति, यानी कि उनके जैसा फील करना। सिंपैथी होती है जैसे हमें किसी को कोई तकलीफ है या कुछ, हमें उसके ऊपर सिंपैथी है, एक तरीके की दया का भाव। बट एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी होती है आप सेम आप खुद को उस जगह पे रख के देख रहे हो और फिर उसकी प्रॉब्लम को आप समझने का वहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कौन सा, तदानुभूति। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन व्हाट फोकस
फोकस इज ऑन फेलियर अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस। यानी कि क्या होता है एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो। यानी कि परिणाम तो अनिश्चित है, हमें नहीं पता और रियल में किसी को भी नहीं पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही आप महसूस करने लगो कि आप असफल हो जाओगे। तो ये जो एक मतलब एक्सपीरियंस है, इसको आप क्या कहोगे? वर्डन कहोगे, एंजाइटी कहोगे, है ना, या फिर आप उसको एंगर कहोगे या शेम कहोगे? फिर उसे वर्डन नहीं हो रहा, ऊब नहीं रहा है, यानी कि उसे दुश्चिंता है। कैसी है? दुश्चिंता, यानी कि एंजाइटी हो रही है, जहाँ पर आपको पता हो, मतलब आपको परिणाम पता नहीं हो, आपको लगे कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगी? बच्चे को एंजाइटी होती, क्रोध नहीं आएगा और शर्म भी वहाँ पे उसे नहीं आएगी। देखेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप किस सब्जेक्ट पर और भी ज़्यादा सेशन देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके कितने ऑप्शन यहाँ पे, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपना खुद का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ना। और अगर आपके 12+ आ रहे हैं, 13+ आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी है बहुत बहुत अच्छी है सीडीपी को और पेडागॉजी को लेकर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी तैयारी को एक परफेक्ट वे में आप कर रहे हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। और ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विल नॉट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी एक स्ट्रैटेजी है जो कि आपकी टीचिंग लर्निंग को इन्हेंस नहीं करती है, यानी कि जो आपकी अधिगम प्रक्रिया है उसकी गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? निम्न में से कौन सी तकनीक, है ना। तो समझेंगे हम यहाँ पे इसको। यूजिंग मल्टीपल मीन्स टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। ये तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपको एक तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो बहुत सारी मल्टीपल वेज में जानकारी को दोगे, तो ये तो एक पॉजिटिव है आपका। ओके। गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू एक्सप्रेस द ओपिनियंस, यानी कि मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, ये भी आपका यहाँ पे सही है। अप्लाइंग मल्टीपल वेज टू एसेस द लर्निंग, और अधिगम के आकलन हेतु भी आप विविध तरीके अपना रहे हो, तो आपकी तीनों ही इसमें सही है। आपके पास अब सिर्फ एक ही बचा है, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, इन यूजिंग मल्टीपल बेस टू लेवल द चिल्ड्रन। बच्चों को कभी भी चिल्ड्रन को लेवल आपको नहीं करना होता है, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। ऐसे वर्ड को अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी वहाँ पर कर सको। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और 15 में से आपके कितने आए हैं लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।